Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is linear algebra और लीनियर अलजेब्रा में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 इज़ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, नंबर 2 LILD वेक्टर्स, नंबर 3 बेसिस एंड डायमेंशन, नंबर 4 इज रैंक नलिटी थ्योरम एंड नंबर 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दियर प्रॉपर्टीज़। और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसको पता होगा कि मैं ये सारे टॉपिक्स करवा चुकी हूँ पहले ही। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, वो मेरा 9th नंबर का वीडियो है जिसका हेडिंग है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पार्ट 2। तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं प्लस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखना, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। अब ये जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तो आपकी पूरी कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे हो जाएगी। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका पार्ट है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो केवल 2 ही हैं, आपके मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। बाकी इसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक। मेरा सजेशन यही है कि आप चाहें तो उन टॉपिक को अब इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाला पार्ट आपके वैसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे आपके 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वेटेज वाला जो पार्ट है वो है आपका 12th लेवल, 11th-12th। 60 to 65% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना है। तो इसके बाद मैं 11th-12th के टॉपिक पे ही कुछ वीडियोस बनाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें से मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं 14 में और 18 में दोनों साल 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। सो नाउ स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर स्पेस। तो यहाँ देखते हैं अपन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होता है। वेक्टर स्पेस तो डेफिनेशन है कि लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मीनिंग है कि वी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा ही होगा, ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी ए फील्ड एंड प्लस मल्टीप्लिकेशन आर 2 बाइनरी ऑपरेशन, और 2 बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइंड होंगे, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशंस। देन वी एफ इज नॉन एज वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ। कब? जब ये यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी फुलफ़िल होंगी। क्या क्या कंडीशन हैं वो देखते हैं 1 by 1। कि 2 वेक्टर्स तो हमने यहाँ पे लिए वी में से और 2 स्केलर्स हमने यहाँ पे लिए फील्ड में से। तो फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो होते हैं स्केलर्स और वी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं वेक्टर्स। ये होता है वेक्टर एडिशन। तो अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वापस से वो वी का एलिमेंट बनता है, तो वेक्टर एडिशन होता है। और अगर एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और वापस से वो वी का ही एलिमेंट बनता है तो हम इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नंबर 2 है कि वी को प्लस एज एन अबिलियन ग्रुप। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ये अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि 5 प्रॉपर्टी यहाँ पे होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। फिर नंबर 3 होता है कि 2 वेक्टर्स को यदि ऐड करके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर जो है वो इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। फिर 2 स्केलर्स को प्लस करके अगर इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये जो वेक्टर है वो इन दोनों स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नंबर 5 है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ये स्केलर तो बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे वेक्टर से। और नंबर 6 है आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है एंड दिस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो ये जस्ट मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। अदरवाइज ये जो वेक्टर स्पेस है ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसको अगर कंप्लीट हमें पढ़ना हो तो कम से भी कम नहीं तो हमें 5 से 6 घंटे चाहिए इसको पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से। तो अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। बस हमें एक पता होना चाहिए व्हाट इज़ द वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है।
ये जो वर्ड है वेक्टर स्पेस, ये अब हमारे आगे सब जगह काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका केवल बेसिक बताया आपको, और इससे कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट आगे के टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारा सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू विच इज सबसेट एंड इक्वल टू वी, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ वी। कब होगा ये सब स्पेस? इफ़ डब्ल्यू इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी ये जो इसका सबसेट होगा वो खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा सेम फील्ड के लिए और सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो वी के ऑपरेशन होंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले, उन्हीं सेम ऑपरेशंस के लिए यदि ये जो सबसेट है वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि दिस डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, दैट मीन्स जो सब स्पेस होता है देन दिस इज ऑल्सो इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, नंबर 1। नाउ नंबर 2, हियर this 0, a set containing 0 element, and V, these both are known as trivial subspace। and इन दोनों के अलावा जितने भी यहाँ पर सबस्पेस होंगे उन सबको हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने ट्रिवियल सबस्पेस होंगे, हाउ मेनी ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन आंसर इज 2। केवल 2 ही ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं, बाकी से बचे हुए सारे के सारे नॉन ट्रिवियल होते हैं। तो ये तो हम काउंट नहीं कर सकते कि नॉन ट्रिवियल कितने होते हैं, बट ट्रिवियल फिक्स है कि ऑलवेज 2। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका एक बेसिक क्वेश्चन। फिर ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में हम चेक करते हैं कि जो कोई भी सबसेट आपको गिवन है वेक्टर स्पेस का, दिस इज सब स्पेस और नॉट, एंड दिस इज नेसेसरी एंड अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस। अब क्या कंडीशन है वो देखते हैं। A non-empty subset W of a vector space be a subspace of V is that 2 elements from W and 2 scalars from field। Then फिर इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2, दिस इज ऑल्सो बिलोंगर्स टू W। अगर W में से आप 2 एलिमेंट लेते हैं और फील्ड में से 2 स्केलर्स लेते हैं और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो वापस से W का ही मेंबर होगा, then we can say that this W is a subspace of V, otherwise it is not form a subspace। जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हम सबस्पेस कैसे चेक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है और 4 ऑप्शन थे, चारों में हमें सबस्पेस चेक करना होगा। क्वेश्चन है कि लेट आर बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सबस्पेस ऑफ V3R। ये वेक्टर स्पेस गिवन है आपको V3R। जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आपको डी में ऑल ऑफ दीज भी लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो 99% चांस होते हैं कि यही आंसर करेक्ट होता है, बट मैंने 99 बोला है, यानी 1% चांस फिर भी होता है कि शायद ये ऑप्शन सही नहीं हो। तो उस केस में हमें यहाँ पे चेक करना होगा। बाकी हम चेक कैसे करते हैं, चेक करने का मेथड ये रहा, यहाँ पे मैंने एक चेक करके बता दिया है। बाकी बी और सी आप सिमिलर वे में चेक करना। कैसे करते हैं कि इसको तो हमने मान लिया कि माना ये W एक सेट है जिसमें एलिमेंट है इस फॉर्म में। अब इसके हमने 2 एलिमेंट कंसिडर किए, यानी 2 वेक्टर्स कंसिडर किए W1 W2 जो कि इस फॉर्म में होंगे। इसको मान लिया अपन ने x1 2y1 3z1 और इसके एलिमेंट को मान लिया x2 2y2 है 3z2। अब 2 स्केलर्स माने हमने फील्ड में। फील्ड क्या है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो उसमें हमने 2 स्केलर्स मान लिए अल्फ़ा बीटा। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2। तो W1 का जो एलिमेंट था वो हमने यहाँ पुट कर दिया, W2 का यहाँ एलिमेंट पुट कर दिया। अब इनको वापस एक एलिमेंट फॉर्म में लिखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा अल्फ़ा x1 फिर प्लस बीटा x2, वो यहाँ लिख दिया, फिर कोमा, फिर इनमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेके लिखेंगे अल्फ़ा y1 प्लस यहाँ से लिखेंगे बीटा y2, फिर कॉमा, फिर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। तो ये जो एलिमेंट आपको नया मिला है ये भी हमें इसी फॉर्म का मिल रहा है। इसमें इस टाइप के एलिमेंट है, ये पहला x है, दूसरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो x y z है वो R के मेंबर है।
तो यहाँ पे जो एलिमेंट है अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 ये भी R के मेंबर होंगे, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से, ये 3 से। तो ये जो फॉर्म है ये इसी तरीके से आपको मिल रही है। सो दैट्स वाई दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू W। सो इफ़ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू W, सो W इज ए सब स्पेस। तो ये सब स्पेस चेक करने की डेफिनेशन है, बाकी आप वर्बली भी बता सकते हो देख के। ये यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर सब स्पेस की, और इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे प्रॉपर्टी बेस ही आते हैं। दैट मीन्स रिजल्ट अगर याद होंगे आपको तो आप डायरेक्ट टिक लगाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं। तो इस वजह से हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है और कैलकुलेशन कम होगी। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1 है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो सब स्पेस। मीन्स अगर वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस है W1 एंड W2, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमेशा सब स्पेस बनाएगा, किसका, V का। अब नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ PF इज सब स्पेस। बट यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ़ एंड ओनली इफ़ either W1 contain W2 और W2 contain W1। अगर दो सब स्पेस हैं किसके, वेक्टर स्पेस के, तो उनका जो यूनियन होगा वो कब सब स्पेस बनेगा, जब कंडीशन अप्लाई है कि या तो W1 W2 के अंदर होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा। इंटरसेक्शन में कोई कंडीशन नहीं है, इंटरसेक्शन तो हमेशा ही सब स्पेस बनाता है, बट यूनियन के लिए कंडीशन अप्लाई हो गई कंटेंट वाली, एक दूसरे के अंदर कंटेंट होने चाहिए तभी पॉसिबल है। फिर नंबर 3 है कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑल्सो सब स्पेस। तो दो सब स्पेस है तो उनका जो लीनियर सम होगा वो भी सब स्पेस बनाएगा, तो यहाँ पे भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। एंड द नंबर 4 इज दिस लीनियर सम इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ VF कंटेनिंग W1 एंड W2। तो अगर आपसे पूछे कि VF का स्मॉलेस्ट सब स्पेस कौन सा होता है, देन आंसर इज W1 प्लस W2। ठीक है ना, ये ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो दोनों को ही कंटेंट करता है, W1 को भी है W2 को भी। अब है लीनियर स्पान। अब लीनियर स्पान सेट क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग अ फाइनाइट सेट S ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF एंड दिस इज नॉन एज लीनियर स्पान ऑफ S। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड से डेफिनेशन है इसका सिंपल मैं यहाँ पे मीनिंग समझाऊँ कि क्या होता है कि सपोज S इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। इसमें कुछ एलिमेंट होंगे इसके, माना V1 V2 Vn है। देन इन एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सेट होगा उस सेट को हमने यहाँ पे नाम दिया है लीनियर स्पान सेट। एंड दिस लीनियर स्पान सेट इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग अ फाइनाइट सेट S। ये यहाँ पे सबसे छोटा सब स्पेस होगा जो कि सेट S को रखता होगा, ठीक है ना। तो सेट S को रखने वाला जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, दिस सब स्पेस इज ऑलवेज लीनियर स्पानिंग सेट। और लीनियर स्पानिंग सेट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे इन वेक्टर्स के। क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कि लीनियर स्पानिंग सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सारी। नंबर 1 है कि S इज ए सबसेट ऑफ T। अगर दो सब स्पेस हैं और पहला दूसरे का सबसेट है, देन जो उनका लीनियर स्पानिंग वाला सेट होगा वो भी एक दूसरे का सबसेट होगा। फिर अगेन वही सेम चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी कि LS इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ VF जनरेटेड बाय S एंड दिस LS जो लीनियर स्पानिंग सेट है वो सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का। फिर मैंने LI LD पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं। LI LD वेक्टर्स क्या होते हैं वो तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने वीडियो नंबर 9 में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो भी सब मैंने वहाँ पे बता रखा है। नहीं देखा है आपने तो आप जाकर उसको देखना, उसमें मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर कर रखा है लीनियर अलजेब्रा का, और जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ LI LD की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ में पहली है कि अ सबसेट ऑफ LD सेट इज़ ऑल्सो LD। यानी अगर लीनियर
अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसका कोई सबसेट होगा तो वो भी क्या होगा, हमेशा LD सेट ही होगा। ऐसे LI सेट का जो सबसेट होगा वो भी LI होगा। अब ये वाली 5th नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई सेट है S जिसमें 0 एलिमेंट होगा, किसी भी सेट में अगर कोई भी एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो फिर वो जो सेट होगा वो हमेशा LD सेट होगा। वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो अ सबसेट ऑफ V कंटेनिंग 0 वेक्टर इज़ ऑलवेज अ LD सेट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, कि बेसिस और डायमेंशन क्या होता है। तो बेसिस के लिए आपको एक सेट गिवन होगा जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा और उसमें कुछ वेक्टर्स होंगे V1 V2 Vn। देन दिस सबसेट S इज नोन एज बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं कि S इज ए LI सेट नंबर 1, नंबर 2 दिस सेट S जनरेट्स वेक्टर स्पेस। तो ये जो सेट S है ये पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि दिस वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू LS, यानी इसके स्पैनिंग सेट के इक्वल आ जाएगा वेक्टर स्पेस। देन वी कैन से दैट दिस सबसेट ऑफ S इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बेसिस के बाद आती है डायमेंशन। तो डायमेंशन का मीनिंग होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस में वही क्या होती है, डायमेंशन होती है हमारी वेक्टर स्पेस की। जैसे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किया है कि कोई सेट ऐसा है जिसमें 4 एलिमेंट गिवन हैं और ये आपको दिया हुआ है कि दिस इज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। तो फिर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन पता है तो इस बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट है वही यहाँ पे क्या होगी, डायमेंशन बनाएगा। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, 4। ऐसा ही यहाँ पर नंबर 2 एग्जांपल लिया अपन ने, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे एग्जांपल कि अगर V2R यहाँ पर बेसिस है तो ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है हमेशा 1 0 0 1। और अगर ये गिवन है कि इट इज़ फॉर्म अ बेसिस देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ V, सच डायमेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 2। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशन के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि यदि V एक वेक्टर स्पेस है जिसमें जो एलिमेंट है वो 2x2 की मैट्रिक्स है ABCD and here these scalars ABCD are from the field F, then the dimension of vector space is 4। तो अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट गिवन हैं आपको तो उसमें आप देख लीजिए कितने अननोन फैक्टर्स हैं, जितने अननोन्स होते हैं वही वहाँ पे उसकी डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस के केस में। तो मैंने कुछ जनरल रिजल्ट लिखे हुए हैं, आप इनको डायरेक्ट याद रखना। जैसे नंबर 1 है कि अगर वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट है वो n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो फिर जो डायमेंशन होगी V की वो n² होगी, यानी इसका जो ऑर्डर है उसको स्क्वायर कर दीजिए, वो यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 2×2, आंसर क्या होगा 2² दैट मीन 4। अब ऐसे ही यदि आपको वेक्टर स्पेस गिवन है R और R, यानी R तो यहाँ पे वेक्टर्स होंगे और फील्ड भी यहाँ पे R है, तो इस केस में इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1। और सिमिलरली इन द केस कॉम्प्लेक्स सेट, यदि यहाँ पे वेक्टर स्पेस इस फॉर्म में गिवन है C/C, ठीक है ना, फील्ड भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और वेक्टर्स भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से लेना है। तो जब C/C वेक्टर स्पेस है तो भी इस केस में डायमेंशन क्या होगी, हमेशा 1। और नंबर 2 है कि यदि R² R है तो इस केस में यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगी 2, और C/R के केस में डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2। यानी फील्ड तो R हो जाएगा बट वेक्टर्स कहाँ से लेना है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। और इसी की जनरलाइज फॉर्म मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, R⁴n × R होगा तो डायमेंशन क्या पे है, क्या होगी यहाँ पे n होगी इस केस में। फिर एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2, 2 सब स्पेस दे देंगे और उनके प्लस के डायमेंशन पूछेंगे। तो फॉर्मूला ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 * W2। अब इस पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो उसी पे बेस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ मेंशन किया है
कि दो सब स्पेसेस हैं, उनकी डायमेंशन गिवन है और इंटरसेक्शन की भी डायमेंशन गिवन है और आपसे प्लस की डायमेंशन पूछिए। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो इस पर अप्लाई कर देंगे और आंसर क्या मिल जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे हो सकता है कि W1 + W2 के आपको दे दें और इंटरसेक्शन के पूछ लें, तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो है वैसे ये काफ़ी डीप थ्योरी है डायमेंशन की, बेसिस की, लीनियर स्पैनिंग सेट, ये सब क्या होते हैं इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है। ये सबसे लेंथी टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको ऊपर से बता रही हूँ बेसिक चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की हैं। अब ये मैंने डायमेंशन पे यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली यहाँ पे चारों में एक ही चीज़ पूछी गई, डायमेंशन ऑफ V/W, और 4 अलग अलग ऑप्शन हैं। तो डायमेंशन ऑफ V/W को आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, वो होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि V एंड W की आपको डायमेंशन गिवन होगी क्वेश्चन में और पूछा जाएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ V/W। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W उसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक मैपिंग होती है जो कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर हमने 2 वेक्टर स्पेसेस कंसिडर किए। लेट V एंड W बी 2 सब स्पेसेस, नहीं यहाँ पे आएगा लेट V एंड W बी 2 वेक्टर स्पेसेस, बी 2 वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड F, देन a मैपिंग T V to W सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़, अगर हम 2 वेक्टर्स कंसिडर करेंगे V में से और 2 स्केलर्स कंसिडर करेंगे फील्ड F में से। अब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उस पर T मैपिंग अप्लाई करेंगे, तो ये जो मैपिंग है वो इस तरीके से आपको मिल जानी चाहिए, अल्फ़ा T V1 + बीटा T V2। अगर किसी मैपिंग के लिए ऐसा पॉसिबल है देन दिस मैपिंग इज़ नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 2 और डेफिनेशन निकल के आती है, रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। रेंज स्पेस क्या होता है, सिंपल इसका मीनिंग है कि यहाँ पे जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स पे अगर T इमेज अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे, रेंज स्पेस में जाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखें ये तो यहाँ पर है 2 वेक्टर स्पेस है V और ये W। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिए अपन ने U1 U2 U3। सपोज अपन ने इस पर T मैपिंग अप्लाई की, यहाँ पे और भी एलिमेंट होंगे, ये W1 होंगे और यहाँ पे W2 मान लीजिए, और इस पर T मैपिंग अप्लाई की तो TU1 यहाँ पर आएगा, ऐसा यहाँ पर TU2 और ऐसा यहाँ पर अपन यहाँ लिख देते हैं TU3। तो ये जो तीनों एलिमेंट है जिन पर T मैपिंग लगाई हुई है, ये तीनों एलिमेंट आएंगे हमारे पास रेंज स्पेस में। बाकी के एलिमेंट जो नहीं हैं वो रेंज स्पेस के एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये होता है हमारा रेंज स्पेस कि डोमेन के एलिमेंट पे जब T इमेज अप्लाई करते हैं तो उनका जो सेट होता है दिस सेट इज़ ऑलवेज नॉन एज रेंज स्पेस। और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ T, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक बनती है। फिर नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस में वो सारे एलिमेंट आपको लेने होते हैं V के यानी डोमेन के जिनकी T इमेज 0 दे रहा हो। 0 का मतलब क्या होता है, 0 एलिमेंट। जैसे कि वापस हम यहाँ पे देखें कि माना कि ये V है और ये W है। अब यहाँ पे एलिमेंट है A B C और D और ये इसका 0 एलिमेंट है। तो माना A की जो इमेज है किसके, T के अंदर, ये T यहाँ पे मैपिंग है, T के अंदर A की इमेज है 0, B की इमेज भी आ रही है 0, C की कुछ अलग इमेज आ रही है और D की भी कुछ अलग इमेज आ रही है। तो कुल 2 एलिमेंट की इमेज 0 आ रही है। तो आप बोलेंगे कि इसका जो कर्नल होगा यानी नल स्पेस होगा उसमें 2 एलिमेंट हो जाएंगे A और B, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट की जो इमेज है वो 0 आ रही है। ये मीनिंग है यहाँ पर नल स्पेस का कि नल स्पेस में वेक्टर स्पेस के वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज अंडर T 0 मिल रही हो। एंड द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ऑलवेज नलिटी। अब इसी पे बेस्ड रैंक नलिटी थ्योरम है, तो क्या होती है हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हमारे रैंक नलिटी थ्योरम है
इसमें है कि इफ़ टी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन डायमेंशन ऑफ यू इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। ये जो यू यानी जो डोमेन होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वो हमेशा रैंक टी और नलिटी टी के सम के इक्वल होगी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जो रेंज स्पेस होता है, रेंज स्पेस क्या होता है कि टी पर कि यू के जितने भी एलिमेंट्स उन पर टी इमेज अप्लाई करें तो वो सब कहाँ जाते हैं, रेंज स्पेस में जाते हैं। तो वो किसके सबसेट होंगे, वी के। इसलिए जो रेंज स्पेस होता है वो वी का सब स्पेस होता है और नल स्पेस में सारे एलिमेंट कहाँ के लेते हैं हम, डोमेन के। सो इस वजह से नल स्पेस हमेशा सब स्पेस होगा यू का। फिर नंबर सेकंड है कि टी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-1 होगा। कब होगा, जब कर्नल टी में हमेशा 0 एलिमेंट होगा और कर्नल में यदि केवल 0 एलिमेंट है तो टी हमेशा 1-1 होगा। फिर नंबर थर्ड है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही है 1-1-1-2, उस केस में u एंड v की जो डायमेंशन होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये यहाँ पे u है v की जगह पर, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। तो ये केवल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ और रिजल्ट लिखे हैं, अभी कोई एग्जाम्पल नहीं करवाया है, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये अपने आप में, मैंने अभी बोला था, काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें 2-2 3-3 लेक्चर की ज़रूरत है। बस मैंने केवल आपको प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएं जिससे आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यदि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे तो वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस होंगे जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखवाएं। तो केवल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया इस टॉपिक का। अदरवाइज लीनियर अलजेब्रा टॉपिक अपने आप में ही एक लेंथी टॉपिक है, इसको 1 या 2 वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। बट जितना आपके एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल था उतना सब मैंने यहाँ पे अभी कवर कर दिया। अब एग्ज़ाम में आपके अभी किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको करवा देती हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन पे। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। 6-6 7-7 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके हर साल इस टॉपिक से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब उस टॉपिक को कवर करेंगे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। DSSS एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस सब स्पेस से, और केवल ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पढ़ना हो, डेफिनेशन याद है तो हमें टिक लगाना सही आंसर पे। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं कि W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, रियल वेक्टर स्पेस का, एंड यूजिंग द सेम ऑपरेशंस देन W इज अ सब स्पेस ऑफ 3 इफ़ एंड ओनली इफ़। 3 का मीनिंग है कि इसकी डायमेंशन 3 है, दैट मीन W की डायमेंशन भी 3 होगी। 3 का मीनिंग तो यहाँ पे ये है, बट यहाँ पे तो बस सिंपल सा मीनिंग ये है कि W को नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो ये सब स्पेस कब बनाएगा, ABCD 4 ऑप्शंस। तो डेफिनेशन जो मैंने नंबर 1 डेफिनेशन लिखवाई थी वो ये थी कि दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इफ़ इट इज़ सब स्पेस देन इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस फॉर सेम ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि अगर ये यहाँ पर जो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है वो सब स्पेस बनता है तो ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस के ही सेम ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब वो चीज़ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में वो देख लीजिए। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है W इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन 3, यानी जो W होगा वो भी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होगा। तो यस इट इज़ ट्रू, सो बी ऑप्शन इज़ हियर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। फिर ऐसे ही DSSS 2014 में आया था। ये रैंक नलिटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है और आपसे पूछा जाए रैंक। यहाँ पर रैंक पूछा गया था, रैंक नलिटी कुछ भी पूछा है, बट जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन गिवन हो और आपसे रैंक या नलिटी पूछे तो उस केस में आप हमेशा नलिटी फाइंड करना। नलिटी फाइंड करना ज़्यादा सिंपल है। उस केस में आपको केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 0 के इक्वल पुट करना होता है और XY की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये बनेगा x + y = 0, यानी ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल, ये जो एलिमेंट है x - y ये भी 0, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो भी क्या बनेगा, y = 0। इफ़ y = 0 देन इट मीन्स x = 0 अकॉर्डिंग टू दिस 2 इक्वेशन। सो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, दैट मीन्स जो नल स्पेस है
एंटी होगा उसमें केवल एक एलिमेंट होगा हमारा 0। तो अगर नल स्पेस में केवल 0 एलिमेंट होता है, इसका मीनिंग है कि नलिटी क्या होगी, यहाँ पर हमारी नलिटी हमेशा 0 होगी। और नलिटी 0 है तो रैंक नलिटी थ्योरम से आप कह देंगे डायमेंशन ऑफ यू, ये तो 0 हो गया तो रैंक टी किसके इक्वल होगी, जो यहाँ पर इसकी डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की उसके इक्वल होगी। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। और नलिटी पूछते तो नलिटी की केस में आंसर क्या होता है 0। तो आपसे रैंक पूछे नलिटी पूछे, हमेशा नलिटी फाइंड करना ज़्यादा सिंपल होता है। और रैंक नलिटी थ्योरम से आप रैंक का आंसर दे सकते हैं। तो ये 2014 का क्वेश्चन था। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट ये DSSB 2014 में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें बोला गया कि इसमें से कौन सा बेसिस बनाता है R³ के लिए। अब बेसिस का मीनिंग होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हमने बेसिस की डेफिनेशन देखी थी, उसमें पहली कंडीशन थी कि जो वेक्टर्स होते हैं वो LI होने चाहिए, फिर नंबर 2 स्पान करना चाहिए। तो केवल हमें यहाँ पे LI चेक करना होगा, क्योंकि स्पान तो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायमेंशन 3 है और इसके अंदर सबके अंदर 3 एलिमेंट है, तो वो स्पानिंग सेट तो होगा ही होगा। केवल हमें LI सेट चेक करना है कि वो LI है या नहीं है। अब LI के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई थी, वहाँ पे वीडियो नंबर 9 में देखना आप, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। मैक्सिमम पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके इस एग्ज़ाम का, वो तो मैंने उस वीडियो में कवर किया है। ये जो आज का वीडियो है ये तो बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा, जिसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पार्ट से पूछे गए हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेबल, और भी मैंने उसमें कई सारे टॉपिक्स कवर करवाएं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर्स का जो सेट है वो LI कब होगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम इन सभी वेक्टर्स, ये जो भी वेक्टर्स गिवन है, इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ये वेक्टर इस फॉर्म में होंगे कॉलम वाइज, और जब इनकी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो केवल A ऑप्शन में ही आपको नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, बाकी B, C और D की डिटर्मिनेंट मिलेगी 0। दैट मीन्स A ऑप्शन में जो वेक्टर्स हैं वो सारे LI होंगे, बाकी सारे LD होंगे। और अगर ये वेक्टर्स LI हैं, दैट मीन्स ये जो सेट होगा वो बेसिस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A। और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ LI सेट, तो भी आपको इस टाइम चेक करना होगा इसी तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ही आए थे इस टॉपिक से। लीनियर अलजेब्रा में जो मैंने आपको करवाया था, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी वो मैंने बताया आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट रिलेशन फंक्शन का, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you like, then please like, share and subscribe our channel. So thank you for watching my videos guys. Thank you.